गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम द एनिमी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था, डॉक्टर सदाव वॉज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। ठीक है, डॉक्टर सदाव कंपेल्ड थे, मजबूर थे अपनी ड्यूटी को लेकर एज अ डॉक्टर कि उन्हें अपने एनिमी सोल्जर की मदद करनी पड़ी। पर क्या कारण था कि हैना ने भी इस मदद में उनका साथ दिया, क्योंकि अगर वो चाहती तो वो उनके ऊपर तो ऐसी कोई डॉक्टर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो मना कर सकती थी, पर उसके बावजूद हैना ने उनका साथ क्यों दिया। तो इसमें हमने देखा था हैना इसलिए उनका साथ देती है क्योंकि शी वॉज अंडरस्टैंडिंग सदाव नेचर। वो सदाव के नेचर को समझती थी कि सदाव एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करेगा, अपने पर्सनल रीजन से पहले अपने इसको रखेगा, अपनी ड्यूटी को ऊपर रखेगा। और उसकी ड्यूटी क्या थी एज अ डॉक्टर, उस एनिमी को सेव करना। ठीक है, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बाद में सोचेगा। शेयर्ड वैल्यूज, और वो दोनों आपस में कुछ वैल्यूज थी जिनको कि शेयर करते थे, क्योंकि वो बहुत वक्त से साथ में रहे थे अमेरिका में। ठीक है, और उन्होंने ये चीज सीखी थी अमेरिका में रह के कि क्या होता है डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स, कि वहां पे अमेरिका में सभी कल्चर्स को एक साथ अपनाया जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो चीज उनके अंदर भी थी, दोनों के अंदर, डॉक्टर सदाव और हिना दोनों के अंदर। वो दोनों के दोनों ओपन माइंडेड थे, अनलाइक देयर सर्वेंट्स, क्योंकि उनके सर्वेंट्स जैसे थे वो कैसे थे बच्चों, कंजर्वेटिव थे, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव थे। वो उनकी सोच उतनी ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं थी, जबकि डॉक्टर सदाव और हेना ऑन दी अदर हैंड वर ओपन माइंडेड। वो ये मानते थे कि राष्ट्र धर्म से पहले हमारा जो धर्म है एज अ डॉक्टर होने का, हमें वो निभाना चाहिए, और सब लोग एक जैसे हैं, एनिमी वगैरह ऐसी चीजें कुछ नहीं होती। विटनेसिंग हिज स्ट्रगल, जब वो डॉक्टर सदाव का स्ट्रगल देखती हैं कि जो उनके हस्बैंड डॉक्टर सदाव हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, ठीक है, एज अ जापानीज सिटीजन, उनको उनको अपनी कंट्री के लिए सोचते हुए उसको, उस एनिमी को आर्मी के हवाले कर देना चाहिए, बट एज अ डॉक्टर वो उसको आर्मी के हवाले नहीं कर पा रहे। उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको ठीक करे। तो यहाँ पे बहुत खतरनाक स्ट्रगल चलता है डॉक्टर सदाव के अंदर, एक एज अ जापानीज सिटीजन और एक एज अ डॉक्टर। तो क्योंकि हैना ये स्ट्रगल देख रही थी, समझ रही थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड के डिसीजन का फुल सपोर्ट करती है। रिकॉग्निशन ऑफ हायर पर्पस, हायर पर्पस बच्चों ये था कि अगर हम बड़े लेवल पे चीजें देखें, ठीक है, अगर हम ये सारी बॉर्डर्स वगैरह जो भी हैं ये सारी चीजें हटा दें, तो हम ये जानेंगे, हम ये पाएंगे कि हम सब के सब क्या है, ह्यूमंस है। हमें सिर्फ यूनिफॉर्म से या हमारे फ्लैग से अलग कर दिया गया है। अंदरूनी तौर पे हम सब के सब क्या है, मनुष्य है और मानव है। तो सबसे ऊपर कौन से धर्म को रखा जाता है, मानवता के धर्म को रखा जाता है, ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखते हुए देखा जाए तो जो डॉक्टर सदाव ने किया वो बिल्कुल ठीक है। और लॉयल्टी टू फैमिली, above all Hannah's primary loyalty was to her husband and family unit. She chose to stand by Sadaw's decision rather than side with the servant, showing that marital partnership transcended social pressure. ठीक है, क्योंकि उनका ये लॉयल्टी थी किससे, अपने हस्बैंड से ज्यादा लॉयल्टी थी। ठीक है, उन्होंने इसीलिए अपने हस्बैंड का साथ देना सही समझा, ना कि अपने सर्वेंट्स का साथ दिया, जो कि ये दर्शाता है कि जो उनकी मैरिटल पार्टनरशिप है अपने हस्बैंड के साथ वो ज्यादा बेहतर थी सोशल प्रेशर से, क्योंकि उनके ऊपर सोशल प्रेशर आ रहा था, समाज का प्रेशर था। समाज में कौन लोग आ जाते हैं, जैसे कि सर्वेंट्स वगैरह, ये सारे समाज का ही हिस्सा थे। तो वो क्या कह रहे थे कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आपने एक दुश्मन को अपने घर में पनाह दे रखी है। ठीक है, तो इस तरह का प्रेशर उन्हें झेलना पड़ा था, और कई खरी खोटी वो सर्वेंट्स उन्हें सुना रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने हस्बैंड का साथ ही देती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, यहां तक कोई डाउट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच सेज हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलेक्टेंस ऑफ द सोल्जर टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम इवन व्हेन ही न्यू ही कुड नॉट स्टे देयर विदाउट रिस्क टू द डॉक्टर एंड हिमसेल्फ। ठीक है, इसमें आपको बताना है, ठीक है, कि सोल्जर ने किस तरीके से जो डॉक्टर का घर है उसको छोड़ा होगा, क्योंकि वहां पे कैसा था, उसको एक अच्छी पनाह मिली हुई थी, अच्छी एक सेफ हाउस मिला हुआ था जहां पे कि वो हील हो रहा था धीरे धीरे अपने घावों से। लेकिन उसके बावजूद भी उसे वो घर छोड़ के जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको पता था जब तक मैं इस घर में हूं तब तक एक रिस्क, एक खतरा बना हुआ है, किस पे, डॉक्टर पे और
उस पर खुद पे भी, क्योंकि किसी भी वक्त उसके घर में छापा मारने पुलिस या फिर आर्मी आ सकती है। ठीक है, तो टॉम्स रिलक्टेंस टू लीव डॉक्टर सदाउस होम कैन बी अंडरस्टूड थ्रू मल्टीपल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स। तो जो टॉम की रिलक्टेंस थी डॉक्टर सदाव का घर छोड़ने के लिए, वो उसको समझा जा सकता है, कुछ कई रीजन है इसके पीछे। कुछ साइकोलॉजिकल रीजन है, मतलब आप कह सकते हैं उसके माइंड में बहुत सी चीजें चल रही थी, और कुछ इमोशनल रीजंस भी हैं, उसकी भावनाएं भी उसको कुछ कह रही थी, इस वजह से उसने वो घर छोड़ा होगा। तो पहला रीजन जान लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट रीजन इज ग्रेटिट्यूड एंड इमोशनल अटैचमेंट। ठीक है, टॉम वॉज डीपली ग्रेटफुल टू सदाव फॉर सेविंग हिज लाइफ। It explicitly states, if I had not met a Jap like you, well, I would not be alive today. This gratitude created a strong emotional bond that made living difficulty. ठीक है, तो डिफिकल्ट इसलिए हो रहा था उसका डॉक्टर सदाव का घर छोड़ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था और इमोशनली अटैच हो चुका था। इमोशनली अटैच होने का कारण बच्चों ये है कि ना केवल वो सोल्जर टॉम, अगर उसकी जगह कोई भी होता, आप होते, मैं होता, तो हम भी, जिस किसी ने भी हमारी जान बचाई है ऐसी सिचुएशन में, हम उससे डेफिनेटली इमोशनली अटैच हो जाएंगे। और जिसने हमें इतने दिन तक अपने घर में रखा हो, हमारी देखभाल करी हो, तो उससे इमोशनली अटैच होना बनता है। ठीक है, बल्कि इस बात को कहता भी है कि अगर मैं तुम जैसे एक जापानीज से नहीं मिलता तो शायद आज मैं जीवित ना रहता। तो इसी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड की वजह से उसको उसका घर छोड़ने में, डॉक्टर सदाव का घर छोड़ने में क्या आ रही थी बच्चों? डिफिकल्टी आ रही थी, परेशानी आ रही थी। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, सेंस ऑफ सेफ्टी। आफ्टर बीइंग शॉट एंड वुंडेड, टॉम हैड फाउंड अ रेयर हेवन ऑफ सेफ्टी एंड केयर। द डॉक्टर्स होम रिप्रेजेंटेड security in a hostile territory where he would otherwise face certain death or imprisonment. दूसरा कारण ये था कि उसको वहां पे सेंस ऑफ सेफ्टी फील हो रहा था। वो इतने दिन से वहां पे था, लेकिन फिर भी खतरे से बहुत दूर था। ठीक है, तो एक भावना होती है ना कि हाँ, यहाँ पे मुझे सेफ फील हो रहा है। इवन मैं किसकी टेरिटरी में हूं, मैं दुश्मन की टेरिटरी में हूं, ठीक है, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है। क्योंकि अगर मैं इनके घर में आने के बजाय कहीं और चला जाता, तो या तो मुझे इम्प्रिजनमेंट हो जाती, वापस से जेल में डाल देते, या फिर मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाता। ठीक है, तो ये रीजन भी था क्योंकि उसको वहां पे सेफ्टी का एहसास हो रहा था, जो कि उसको बाहर नहीं उतना एहसास हो रहा था उनके घर से। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों, यूथ एंड वल्नरेबिलिटी। The story emphasizes Tom's youth. He was only about 17 and barely 17 when he joined the Navy. This immaturity made him naturally seek comfort and security rather than face the dangers of escape. दूसरा कारण बताया जाता है कि युद्ध, उसकी जवानी और जवानी का जोखिम। देखो, हमें इस चैप्टर में शुरुआत में ही बताया गया था बच्चों की जो टॉम है वो अभी कितने साल का है? बेयरली 17 है, मतलब 17 का भी शायद नहीं हुआ है। और जब उसने नेवी ज्वाइन करी थी तो शायद वो और भी छोटा रहा हो, 15 या 16 साल का रहा हो। तो देखा जाए तो बच्चों क्या है, वो एक छोटा बच्चा ही है अभी। ठीक है, आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की एज भी अराउंड 16 एंड हाफ ऐसी कुछ एज होगी आप लोगों की। तो आप ऐसा लगा लीजिए कि टॉम आपकी ही एज का एक लड़का है। ठीक है, और 12th क्लास का बच्चा कितना ही बड़ा होता है, उसके अंदर वो करेज नहीं होता कि वो सेफ जगह से बाहर निकले और दुनिया के जोखिमों को उठाए। ठीक है, तो उसको अभी क्या महसूस हो रहा है वहां पे? डॉक्टर सदाव के घर में कंफर्ट मिल रहा है, बहुत समय के बाद, इतना टॉर्चर होने के बाद उसको एक कंफर्ट की भावना मिल रही है, सिक्योरिटी फील हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि जब तक डॉक्टर सदाव मेरे साथ है ना, मेरे साथ है, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये फीलिंग उसके अंदर डेवलप हो चुकी है। अब इस फीलिंग को साइड रखते हुए उनके घर से बाहर निकलना और एस्केप करना और जापान से बाहर जा पाना उसको अब बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ठीक है, डेंजरस लग रहा है। इसलिए ये भी एक रीजन है कि उसको वहां से जाते वक्त थोड़ा सा रिलक्टेंस फील कर रहा है, वो उसको थोड़ी परेशानी आ रही है वहां से जाने में। भले ही उसे पता है अंदर कहीं ना कहीं कि उसे जाना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, वो हमेशा उनके यहाँ छिपा नहीं रह सकता। और क्योंकि उसके वहां छिपे रहने से उसको तो खतरा है ही है, साथ ही साथ डॉक्टर सदाव और उनकी फैमिली को भी खतरा है। बट स्टिल उसके अंदर क्या भावना आ रही है कि नहीं, काश मैं यहीं रह सकता। फोर्थ रीजन हो सकता है बच्चों, फियर ऑफ द अननोन। Leaving meant facing uncertain dangers, potential recapture, starvation, or death at sea. The known safety of the doctor's home seemed preferable to unknown perils. दूसरा बच्चों, फेयर ऑफ द अननोन, मतलब अज्ञात का डर। अब जैसे वो उनका घर छोड़ के जा रहा है, सामने वाले आइलैंड में जा रहा है, तो उसे नहीं पता कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा,
क्या पता वो जाते हुए ही मारा जाए, क्या पता वो भूखा मर जाए उस आइलैंड में, या फिर उसको वापस से कैप्चर कर लिया जाए, रिकैप्चर कर लिया जाए, भूख से मर जाए, या फिर उसकी समुद्र के किनारे ही डेथ हो जाए। कुछ भी हो सकता है। और शायद ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है पॉजिटिव वे में देखें तो क्या पता वो बच निकले, लेकिन बाहर निकलने में जोखिम जो है बहुत ज्यादा है, और उसी जोखिम के डर से वो वहां से नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि जो डॉक्टर सदाव का घर है वो क्या है बच्चों, वहां पे सेफ्टी है और सिक्योरिटी है। लेकिन अगर आप इसी चीज को लॉन्ग टर्म में देखें तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी ज्यादा दिन नहीं रह सकती। डॉक्टर सदाव आखिरकार उसको कितने दिन ही छिपा कर रख सकते हैं। एक ना एक दिन तो उसको ये जोखिम लेना ही पड़ेगा, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और यही डिसाइड करके वो फिर बाहर निकल जाता है। भले ही बाहर खतरा है, लेकिन उसको बाहर तो निकलना ही होगा। ठीक है, भले ही फिर चाहे वो उसमें मरे या फिर क्या पता बच जाए, दैट डिपेंड्स ऑन हिज लक। लेकिन वो हमेशा के लिए डॉक्टर सदाव के घर पे छिपकर नहीं रह सकता। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ह्यूमन कनेक्शन। ठीक है, for perhaps the first time since being captured, Tom experienced genuine human kindness and care. The caring attitude which was lacking in his life was being fulfilled by Sadav's family, making him emotionally dependent on this relationship. अब ये क्या बता रहा है कि ह्यूमन, एक इंसानियत का कनेक्शन बन गया है उस टॉम के बीच में और डॉक्टर सदाव की फैमिली के बीच में, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, परहैप्स द फर्स्ट टाइम, कैप्चर होने के बाद, कि किसी ने इतनी काइंडनेस के साथ टॉम के साथ ट्रीट किया हो और उसकी केयर की हो, देखभाल की हो। ठीक है, इसी केयरिंग एटीट्यूड को देखकर उसको क्या हो गया है, जो कि उसकी लाइफ में लैकिंग थी। लैकिंग का मतलब होता है बच्चों कमी थी, जिस चीज की कमी थी। जब से वो कैप्चर हुआ था कोई भी उससे दया भावना से पेश नहीं आ रहा था। पहली बार डॉक्टर सदाव और उसकी फैमिली उसके साथ प्यार से और दया के साथ पेश आती हैं, और जो चीज उसको बहुत अच्छी लगती है वो ये सारी चीजें भूल जाता है कि मैं अभी दुश्मन टेरिटरी में हूँ, क्या हूँ, मेरा फ्यूचर क्या होगा, आगे जाके मैं पकड़ा जाऊंगा। बस उसके अंदर क्या फीलिंग आ जाती है कि वो डिपेंडेंट हो जाता है, उन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, और उनके साथ बॉन्ड बना देता है, कनेक्शन बना देता है, और यही फीलिंग उसको वहां रोकने के लिए क्या करती है, मजबूर कर रही होती है अंदर से। क्लियर स्टूडेंट्स, और एक और रीजन ये हो सकता है दैट ही इज फिजिकल वीकनेस, उसकी शारीरिक दुर्बलता। ठीक है, शारीरिक रूप से कैसा है बच्चों, वो भी बहुत कमजोर है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम तक वो कैप्चर रहा, फिर उसको इतना ज्यादा जख्मी हुआ, गोली लगी, भले ही उसने हील कर लिया, लेकिन हील करने के बाद पेशेंट कैसा रहता है, बिल्कुल स्ट्रांग, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होती जो कि उसके पास स्टार्टिंग में थी। जो उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ है वो उसने अभी गेन नहीं करी है। डिस्पाइट हिज रिकवरी, टॉम वॉज स्टिल फिजिकली वीक। रिकवरी के बावजूद भी टॉम अभी फिजिकली वीक है एंड नॉट फुली कॉन्फिडेंट, और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अकेले सरवाइव कर पाऊंगा जैसे कि वो पहले कर पाया था। क्योंकि जब वो अपनी कैप्चर से, जहां पे वो कैद था, वहां से भागा होगा, तो उसके अंदर कुछ तो कॉन्फिडेंस रहा होगा कि उसने ये डिसाइड किया कि हाँ मैं बस यहाँ से भाग जाता हूँ, और मैं यहाँ से अगर एक बार बाहर निकल गया तो मैं सर्वाइव कर लूंगा, चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों। लेकिन अभी उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, मेकिंग द शेल्टर्स कंफर्ट, और उसको ऐसा लग रहा है कि जिस घर में मैं अभी हूं वहां पे मैं कंफर्ट फील कर रहा हूं, मोर अपीलिंग देन द हार्श रियलिटीज ऑफ एस्केप। और उसको पता है कि अगर एस्केप मुझे करना है तो मुझे बहुत सारी चीजें, हार्श रियलिटी, हार्श सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा, और उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए शायद अभी उसका शरीर उतना तैयार नहीं है, और शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे वो उतना तैयार अभी नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आप इसे एक बार फटाफट से स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए इन सभी पॉइंट्स को, फिर बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने ये आंसर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव towards the next question. Okay, as you can see on your screen, the next question says, what explains the attitude of the journal in the matter of the enemy soldier? Was it human consideration, lack of national loyalty, dereliction of duty, or simply self-absorption? ठीक है, कि जो जब जनरल को एनिमी सोल्जर के बारे में पता चलता है तो जो डिसीजन वो लेते हैं वो क्या दर्शाता है? क्या वो ह्यूमन कंसिडरेशन दर्शाता है, लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, की उनके अंदर नेशन के प्रति लॉयल्टी नहीं थी, ये बताता है, या फिर वो अपनी ड्यूटी को लेकर सीरियस नहीं थे, ये बताता है, या फिर सिंपली सेल्फ अब्जॉर्प्शन? सेल्फ अब्जॉर्प्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, क्या ये दर्शाता है? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर देखते हैं।
The general's attitude is primarily explained by self-absorption rather than the other options. His behavior throughout the story reveals a character consumed by his own needs and survival. तो जो जनरल का एटीट्यूड है इस चैप्टर में, जहां जितना कि हम जान पा रहे हैं, वो क्या शो करता है बच्चों, ये जितने भी ऑप्शन थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एब्जॉर्प्शन को ही दर्शा रहा है। सेल्फ एब्जॉर्प्शन का मतलब कि ऐसा कैरेक्टर जो कि कंज्यूम्ड बाय हिज ओन नीड्स, मतलब खुद की ख्वाहिशें और खुद का जिंदा रहना, सर्वाइवल तक ही टिका हुआ है। उनका एकमात्र सोच सिर्फ ये है कि हाँ, मेरी सारी नीड्स पूरी हो, जो जरूरतें हैं मेरी, और मैं जीवित रहूं, मेरा सर्वाइवल बना रहे। सिर्फ और सिर्फ इतना ही वो सोच रहे हैं। उनको नेशनल लॉयल्टी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनको ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है, और उनको अपने नेशन से भी कोई मतलब नहीं है। और उनके सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होने के क्या एविडेंस है, क्या गवाह है कि वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। इनको भी हम जान लेते हैं पॉइंट्स के थ्रू। पहला पॉइंट बताता है, हिज मेन कंसर्न इज हिज ओन हेल्थ एंड द नीड फॉर सदाउज मेडिकल एक्सपर्टीज। ठीक है, तो उनका पहला कंसर्न क्या रहता है कि बस उनकी जो मेडिकल हेल्थ है वो ठीक बनी रहे, और डॉक्टर सदाओ हमेशा उसके साथ रहें और उसको ट्रीटमेंट देते रहें। ये आपने तब भी देखा होगा बच्चों, जब चैप्टर में क्या होता है, सारे डॉक्टर्स को युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा होता है, किस लिए, कि ताकि जो जख्मी सोल्जर्स हैं उनका इलाज किया जा सके। लेकिन जो जनरल है वो डॉक्टर सदाओ को रोक देता है वहीं पे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस कारण से, क्योंकि डॉक्टर जनरल की खुद की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, और डॉक्टर सदाओ उस पूरे मतलब एरिया में, जापान में आप कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट डॉक्टर होते हैं, तो इसलिए वो उसको अपने पास रख लेता है। अगर वो चाहता तो डॉक्टर सदाओ को वहां पे सोल्जर्स की मदद के लिए भेज सकता था, और भेजना चाहिए था, क्योंकि वो उनके बेस्ट डॉक्टर थे, वो सोल्जर्स की मदद करते। लेकिन वो क्या करता है, उनको नहीं भेजता, उनकी जगह किसी और को भेजता है, और डॉक्टर सदाओ को अपने पास रखता है, ताकि जब कभी भी उसको अपनी हेल्थ इश्यूज आए तो वो डॉक्टर सदाओ को बुला के उनको ठीक करवा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी पहले पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि वो कैसा था, नीडी पर्सन था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। दूसरा पॉइंट, ही एक्सप्लिसिटली स्टेट्स हिज डिपेंडेंस, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी। ठीक है, वो अपनी निर्भरता जो डॉक्टर सदाओ पे थी वो भी बताता है कि मैं ऐसा फील करता हूं कि मैं तुम पे इंडिस्पेंसेबल टू मी, तुम मेरे लिए इंडिस्पेंसेबल, मतलब तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं कर सकता। डॉक्टर सदाओ सिर्फ उनके लिए क्या थे, एक काम का जरिया थे। ही वरीज अबाउट हिज ओन सर्वाइवल, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोचते थे। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। ठीक है, कि वो ये भी कहता है कि मान लो तुम्हारी मृत्यु हो गई और अगले दिन मेरा ऑपरेशन हुआ, तो फिर मुझे कौन बचाएगा। ठीक है, तो इससे ही हमें ये पता चलता है कि जनरल को डॉक्टर सदाओ से भी कुछ मतलब नहीं होता, कि डॉक्टर सदाओ चाहे जिए चाहे मरे, उसे सिर्फ इस बात से मतलब होता है, वो डॉक्टर सदाओ को इसलिए जिंदा रखना चाहता है कि अगर डॉक्टर सदाओ जिंदा रहेंगे तो जनरल खुद भी जिंदा रह पाएगा। ठीक है, उनका ऑपरेशन हो पाएगा, वो उसको ऑपरेट कर पाएगा। He admits to forgetting his promise to send assassins because I thought of nothing but myself. और वो इस बात को एडमिट भी करता है कि वो असैसिन्स भेजना भूल गया था। ठीक है, आपको याद होगा बच्चों, डॉक्टर सदाओ और जनरल के बीच में डील हुई रहती है, और जिसमें जनरल ये कहते हैं कि मैं रात के वक्त में असैसिन्स को भेजूंगा जो कि उस एनिमी सोल्जर को मार देंगे। लेकिन जनरल खुद का किया हुआ प्रॉमिस ही भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बिजी थे अपने बारे में सोचने में, वो भूल जाते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे एविडेंस थे सेल्फ एब्जॉर्प्शन के। नॉट ह्यूमन कंसिडरेशन, और ह्यूमन कंसिडरेशन की बात नहीं है। द जनरल शोज नो जेन्युइन कंसर्न फॉर द अमेरिकन सोल्जर्स लाइफ और सफरिंग। ही कैजुअली सजेस्ट हैविंग हिम क्वाइटली किल्ड एंड ऑफर्स हिज प्राइवेट असैसिन्स टू मर्डर द मैन विदाउट एनी मोरल क्वाल्म्स। ठीक है, उसके अंदर कोई भी ह्यूमन कंसिडरेशन नहीं होती, मतलब इंसानियत की भावना नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उसे जरा भी दया नहीं आती है, पहली बात तो अमेरिकन सोल्जर की लाइफ पे, और जितना कुछ उसने सफर किया होता है उस पर उसको बिल्कुल दया नहीं आती। ठीक है, बल्कि वो सजेस्ट करता है कि मैं क्वाइटली उसको मार भी दूंगा प्राइवेट असैसिन्स भेज करके। ठीक है, और अगर उसे याद रहता तो बच्चों वो शायद उसको मार भी देता। वो तो बात अलग थी कि वो अपनी ही हेल्थ इश्यूज में इतना उलझ गया कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि उसे प्राइवेट असैसिन्स को डॉक्टर सदाओ के घर भेजना भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज तो नहीं थी। नॉट लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, द जनरल डज नॉट बीट्रे जापान और शो डिसलॉयल्टी टू हिज कंट्री। हिज एक्शंस आर कंसिस्टेंट विद प्रोटेक्टिंग जापानीज इंटरेस्ट। ही जस्ट प्रायोरिटाइजेस हिज पर्सनल सर्वाइवल ओवर इमीडिएट पेट्रियोटिक ड्यूटी। अब ये भी हम नहीं कह सकते कि उसके अंदर नेशनल लॉयल्टी नहीं थी, मतलब देशभक्ति की भावना, अपने देश के प्रति वो लॉयल नहीं था, मतलब कह सकते हैं आप
लॉयल का मतलब होता है बच्चों वफादार, ठीक है। वो वफादार नहीं था ये हम नहीं कह सकते, वफादार वो था, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि देश के प्रति वो वफादार था और अपने देश के लिए, जापान को बचाने के लिए वो कंसिस्टेंटली उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा था और स्टेप्स एक्शंस भी ले रहा था। बस डिफरेंस इतना है कि वो जापान से पहले खुद की लाइफ को प्रायोरिटाइज करता था। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है बच्चों, प्रायोरिटाइज करना मतलब पहले रखना, ठीक है। तो वो अपनी हेल्थ पहले रखता था और जापान को बाद में, ठीक है। उसका खुद का सर्वाइवल पहले इंपॉर्टेंट था और पेट्रियोटिक जो ड्यूटी थी वो उसके बाद में थी। क्लियर स्टूडेंट्स? नॉट डी reliction of duty. While he fails to follow through on capturing the enemy, this isn't due to conscientious objection to duty, but rather personal preoccupation with his health. ठीक है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो अपनी ड्यूटी को लेके सीरियस नहीं था, ऐसा नहीं है। वो ड्यूटी को लेके अपने सीरियस था और हमने देखा भी था बच्चों, बुक में हमें बताया गया चैप्टर के दौरान कि उसने कई युद्ध जिताने में भी मदद करी थी जापान को। पर बस इस बार ये हुआ कि उसकी खुद की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपनी हेल्थ में ही क्या हो गया था, प्री ऑक्यूपाइड हो गया था, अपनी हेल्थ पे ही ज्यादा ध्यान देने लग गया था। इसलिए उसको ध्यान नहीं रहता कि जो एनिमी कैप्चर हो रखा है हमें उसको भी ट्रीट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी से एक तरह से गड़बड़ी करता है या फिर वफादारी नहीं करता, लेकिन हाँ बस इतना था कि वो अपनी हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद को ठीक करने में था, इसलिए वो एनिमी के बारे में नहीं सोच पाया। द जनरल रिप्रेजेंट्स द करप्ट self-serving nature of power during wartime. His character serves as a contrast to Sadao's genuine moral struggle, showing how those in authority often act primarily from self-interest rather than principle. अब जनरल का जो कैरेक्टर है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एक करप्ट इंसान, ठीक है। करप्ट है वो क्योंकि गलत तरीके से चीजें कर रहा है, ठीक है। जिस डॉक्टर को उसे युद्ध में भेजना था उसे अपना एज अ पर्सनल अपने पास रख रहा है, जो कि उसको अथॉरिटी नहीं है फिर भी रख रहा है, ठीक है। सेल्फ सर्विंग नेचर है उसका, सिर्फ खुद के लिए अपनी पावर को यूज करता है अपने फायदे के लिए, और वो भी कैसे समय में, वॉर टाइम में, युद्ध के समय में भी वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, ठीक है। जबकि दूसरी जगह पे सदाव जो है वो अपनी ड्यूटी को सबसे पहले रखते हैं। देखो जनरल की ड्यूटी क्या थी, देश की रक्षा करना, डॉक्टर की ड्यूटी क्या थी, अपने पेशेंट की रक्षा करना। तो डॉक्टर सदाव ने तो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई, अपने पेशेंट को भले ही वो एनिमी था फिर भी उसे बचाया, उसे सेफ रखा, उसको नरिश किया, उसकी टेक केयर की और उसको सही सलामत भेज भी दिया। लेकिन जनरल की जो ड्यूटी थी कि उसको क्या करना चाहिए था, अपनी हेल्थ की परवाह ना करते हुए सबसे पहले एनिमी को पकड़ना चाहिए था, वो जनरल ने नहीं किया। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग अथॉरिटी में हैं वो कई बार अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए क्या कर देते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को, जो एक इंसान का जो होता है बच्चों उद्देश्य होता है, या फिर आप कह सकते हैं मॉरल्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो क्या कर देते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। क्लियर? इसीलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है डॉक्टर सदाव में और जनरल के कैरेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप, आई विल गिव यू सम टाइम टू नोट इट डाउन, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये आंसर नोट डाउन कर लिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वाइल हेटेड अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द एनिमी रेस इज जस्टिफिएबल स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम, व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग राइज अबव नैरो प्रेजुडाइसेस। ठीक है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि एक एनिमी रेस के, एक एनिमी देश के पर्सन के लिए या सोल्जर के लिए जो हमारा हेट्रेड है, हमारी नफरत है, वो जाहिर होती है। ठीक है, वो लगता है कि हाँ ठीक है, किसी भी देश के साथ अगर हमारी लड़ाई हो रही है तो वहां का जो सोल्जर होगा उसके लिए हमारे अंदर नफरत होगी, जाहिर सी बात है। बट वट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग राइज अबाउ नैरो प्रेजुडाइजेस, लेकिन एक इंसान जो कि इन सब प्रेजुडाइजेस, प्रेजुडाइजेस मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंसेस, ठीक है, भेदभाव, इन सभी भेदभावों से ऊपर उठता है। ठीक है, कि मैं इस कंट्री से हूं, वो उस कंट्री से है, ठीक है, ये दुश्मन देश है, ये दोस्त देश है, ये इन सब भेदभावों से एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग है, वो ऊपर उठता है। उसके क्या कारण हो सकते हैं, कैसे कोई व्यक्ति इन सब भेदभावों से ऊपर उठ सकता है, इन नैरो प्रेजुडाइसेस मतलब ये छोटी जो सोच है, ठीक है, कि ये दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है, ये पराया है, ये अपना है, इन सब चीजों से ऊपर कैसे उठा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें करना है बच्चों। ठीक, the story demonstrates the several factors enable humans to transcend narrow prejudices and embrace our
शेयर्ड ह्यूमैनिटी। तो ये स्टोरी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसे बहुत से कारण हैं जिसमें कि जो इंसान है वो इन सब नैरो प्रेजुडाइजेस को छोड़ सकता है एक साइड पे, और किसको एम्ब्रेस कर सकता है, किसको चुन सकता है, इंसानियत का पलड़ा, इंसानियत का पक्ष चूज कर सकता है, ना कि दुश्मनी का पक्ष। ठीक है बच्चों, तो पहला फैक्टर क्या है, पहला रीजन है इसका एजुकेशन एंड एक्सपोजर। ठीक है, जिस व्यक्ति को एजुकेशन मिली होगी, ठीक है, जो पढ़ा लिखा होगा और एक्सपोजर मिला होगा, एक्सपोजर मतलब वो दुनिया में दुनिया देखी होगी, ठीक है, दुनिया में घूमा होगा, उसने तरह तरह के कल्चर्स देखे होंगे, लोगों को देखा होगा, लोगों से मिला होगा, उठा होगा, बैठा होगा, ठीक है, बातचीत करी होगी, तो वही व्यक्ति जान सकता है, उसके अंदर ये फीलिंग आ सकती है कि ये नैरो प्रेजुडाइजेस जो है, भेदभाव जो बनाए गए हैं, ये इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं, और लोगों ने कुछ जो लोग जो पावर में है उन्होंने अपने फायदों के लिए हम सबको बांट के रख दिया है, वरना देखा जाए तो अंदर से सब एक ही इंसान है, सभी एक समान है अंदर से। ठीक है, फ्रॉम नैरो फ्रॉम बॉटम आप कह सकते हैं, अंदरूनी तौर पे हम सब के सब क्या है बच्चों, एक समान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऊपरी तल पे हम लोगों को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, फिर कंट्रीज में भी डिफरेंट डिफरेंट रेसेस में, कास्ट में, रिलीजन्स में, इन सब चीजों में हमें डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे लोगों को, तब तक आप उनको रूल नहीं कर सकते, क्योंकि जब सारे लोग एक साथ हैं, मेजॉरिटी में है, यूनिटी में है, तो उनको रूल करना, उन पर शासन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो जो पावरफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो आपस में ही एक वो बनाते हैं मीटिंग, मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों को 1000 लोगों को के ऊपर रूल करना है। ठीक है, तो 10 लोग कैसे रूल करेंगे, वो आप पहले तो आपस में डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, फिर कुछ ऐसे निर्णय निष्कर्ष में निकलेंगे कि ठीक है, हम इन लोगों को आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक पर्सन बोलेगा कि मैं ये हूं, तो मैं इस तरह के अपने लाइक माइंडेड लोगों को अलग कर देता हूं, तुम अपने तरह के लोगों को अलग करना, और हम उनके बीच में फूट डालेंगे और उन पर राज करेंगे, जैसे कि बच्चों किसने भी किया था, ब्रिटिशर्स ने भी यही हथकंडा अपनाया था इंडिया में राज करने के लिए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने फॉलो करी थी, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बच्चों आज तक पूरे वर्ल्ड में फॉलो होती आ रही है। हम सबको डिवाइड कर दिया गया है और हम पे रूल किया जा रहा है। ठीक है, आप रूलर हैं क्या, ठीक है, आप रूल तो नहीं, आप रूलर तो नहीं है, ठीक है, आप पे रूल ही कर रहा है कोई ना कोई, आप किसी ना किसी के लॉज और रूल्स को मान रहे हैं, तो इसका मतलब आप रूलर नहीं है, आपको रूल किया जा रहा है। ठीक है, और रूल करने का सबसे बेस्ट पॉलिसी यही होती है कि लोगों को डिवाइड करो और फिर उनको रूल करो। ठीक है बच्चों, तो जो इंसान एजुकेशन ले लेता है, पढ़ाई लिखाई करता है, एक्सपोजर, ठीक है, दुनिया को देखता है, घूमता है, फिरता है, बातचीत करता है, उसको पता चलती हैं चीजें और हकीकत। जैसे सदाउस मेडिकल ट्रेनिंग इन अमेरिका एक्सपोज हिम टू यूनिवर्सल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट ऑल ह्यूमन बॉडीज आर एसेंशियली द सेम। अब जैसे सदाओ की बात करें तो जो उनकी मेडिकल ट्रेनिंग थी वो कहाँ हुई, अमेरिका में, और अमेरिका एक ऐसा देश है बच्चों जहाँ पे विभिन्न विभिन्न कल्चर्स के लोग, तरह तरह के कल्चर्स के लोग आकर के मिलकर एक साथ यूनिटी के साथ रह रहे होते हैं। तो उन्होंने वहां जाके देखा कि इतने सारे कल्चर के लोग आपस में कैसे मेल जोल तालमेल बिठा के एक साथ रह रहे हैं और प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। जबकि जापान ऐसी कंट्री नहीं है, जापान में क्या है, सिर्फ और सिर्फ जापानीज है, और वो जापानीज ही अपना आप कह सकते हैं ग्रुप बना के रहते हैं, और बाहर से आने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, फॉरेनर्स मानते हैं वो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में कोई भी फॉरेनर नहीं है। ठीक है, यही चीज है जो अमेरिका को एक स्ट्रांग नेशन भी बनाती है, और सब लोग क्यों अमेरिका की प्रशंसा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि अमेरिका में जितने भी लोग हैं अलग अलग कल्चर्स के लोग रह रहे हैं, और सब बिल्कुल प्राइड और रिस्पेक्ट के साथ वहां पे रह रहे होते हैं, वहां पे कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, और यही चीज डॉक्टर सदाव ने देखी और सीखी, और साथ ही साथ उन्होंने, वो एक डॉक्टर थे, उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी, इंसान का शरीर देखा है, ठीक है, उस पर ऑपरेट किया है, तो वो जानते हैं कि चाहे वो इंसान अमेरिका का हो, जापान का हो, या फिर कहीं का भी हो, सबके शरीर एक जैसे हैं, सबको भगवान ने एक ही लीवर दिया हुआ है, 2 आंखें दे रखी हैं, 2 किडनीज दे रखी हैं, वही स्टमक, वही इंटेस्टाइन, वही हार्ट, सबके पास एक जैसा ही है, तो फिर भेदभाव किस बात का। ठीक है, His education taught him to see beyond race and nationality to the common humanity beneath. उनकी जो एजुकेशन थी, शिक्षा थी, उसने उनको ये चीज सिखाई कि हमें नेशनैलिटी से भी बाहर निकल के लोगों की इंसानियत को देखना है, जो हर इंसान अंदर से क्या है। ठीक है, ये चीज उनके एजुकेशन ने ही उन्हें सिखाई। सेकेंड पॉइंट आता है बच्चों, सेकेंड रीजन, प्रोफेशनल एथिक्स एंड ट्रेनिंग। ठीक है,
जो आपका प्रोफेशन है, ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो एथिक्स हैं, जो रूल्स आप फॉलो करते हैं, ठीक है, जो आप लोग आपके उसूल हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं, जो आपको ट्रेनिंग दी गई है उसका आप मान रखते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो भी आप इन चीजों से ऊपर उठेंगे। जैसे कि मेडिकल ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है कि आपको प्रिजर्व करनी है लाइफ, सामने वाले की जान बचानी है रिगार्डलेस ऑफ अदर कंसिडरेशन। दूसरी चीजों को आपको ध्यान में नहीं रखना कि ये एनिमी है, फ्रेंड है, मेरी कंट्री का है, दूसरी कंट्री का है, क्या है, कुछ भी है, आपको नहीं देखना है, ठीक है, ब्लैक है, व्हाइट है, कुछ नहीं। Sadav's professor had taught him that failing to save a life when possible was murder. सदाव को अपने प्रोफेसर की बात याद थी कि अगर हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं और हम नहीं बचा पा रहे तो वो किसके बराबर होता है, वो एक मर्डर के बराबर ही होता है। मेकिंग मेडिकल एथिक्स सुपरसीड पॉलिटिकल लॉयल्टीज। इसीलिए जो उनकी मेडिकल एथिक्स थे, जो उनको सिखाए गए थे अपने ट्रेनिंग के टाइम, वो उनका पलड़ा भारी पड़ता है किस पे, पॉलिटिकल लॉयल्टीज पे। वो चाहते तो अपने पॉलिटिकल लॉयल रहते, अपने देश से लॉयल रहते, लेकिन नहीं, वो किसको चुनते हैं, वो अपनी मेडिकल के दौरान जो ट्रेनिंग उन्होंने सीखी थी उस चीज को, जो उन्होंने वॉव ली थी, आप कह सकते कसम खाई होती है डॉक्टर्स ने जान बचाने की, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विच इज थर्ड पॉइंट, पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, उनके खुद के तजुर्बा। डॉक्टर सदाव का खुद का तजुर्बा भी बहुत कुछ सिखाता है हमें लाइफ में। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। डायरेक्ट ह्यूमन कॉन्टैक्ट ब्रेक्स डाउन एब्स्ट्रैक्ट prejudices. When Sadao and Henna care for Tom personally, washing him, feeding him, treating his wounds, they see him as an individual human being rather than an abstract enemy. ठीक है, ये सारी बातें तो जो हमने देखी वो थी, लेकिन उनके मन में फिर भी था कि ये एक एनिमी है। लेकिन जैसे जैसे जब उसका वो ख्याल रखने लगते हैं, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करते वक्त सबसे पहले वो जब उसको नहलाते हैं, उसके बाद उसे खाना खिलाते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं, उसका ऑपरेशन, उसके घाव वगैरह को भरते हैं, ठीक है, उसकी गोली निकालते हैं, तो एक क्या होता है बच्चों, एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बन जाता है। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ एक लगाव या फिर जुड़ाव बन जाता है। ठीक है, और वो जुड़ाव बनने की वजह से उनके मन में ये फीलिंग आती है कि अब हम इसको कैद में वापस नहीं छोड़ सकते और इसको हमें बचाना ही होगा। तो तीसरा रीजन बच्चों ये भी था। ठीक है, तो आज इतने ही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कुछ और पॉइंट्स रहते हैं उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जितना आज किया बच्चों आप उसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।